दुनिया में पति और पत्नी का रिश्ता सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, क्योंकि पति और पत्नी भले ही चाहे कितना ही झगड़ा करें, मगर झगड़े के बाद वो दोनों एक हो जाते हैं। इसके अलावा जितने भी रिश्ते होते हैं उनमें शायद वो मजबूती नहीं रहती जो पति और पत्नी के बीच में होती है। दोनों का रिश्ता विश्वास की डोर पर टिका होता है। यदि विश्वास ना हो तो ये रिश्ता भी कमजोर पड़ जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। इसमें पति और पत्नी के बीच में जो विश्वास था वो टूट चुका था, क्योंकि इस महिला के बीच में पति के अलावा कई और लोगों की दखल जो लगातार पैदा हो रही थी। मगर पति वाकई बहुत अच्छा इंसान था, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी पत्नी की गलतियों को बार बार नजरअंदाज कर रहा था। और इसकी नज़रअंदाज करने की बात से ही वो महिला कुछ इतना बड़ा कदम उठाती है। इस कदम को सुनने के बाद न केवल घर वाले, परिवार वाले, आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं, बल्कि पुलिस के अंदर भी सिरहंसी पैदा हो जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कोई महिला इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। जज साहब बार बार एविडेंस वालों से, पुलिस की जांच वालों से सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं कि क्या ये बात सच है, क्योंकि पुलिस के साथ साथ जज को भी यकीन नहीं हो रहा था एक महिला आखिरकार इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है झज्जर, और इसी जिले का एक इलाका लगता है बहादुरगढ़। दरअसल गांव है इसका असांडा। असांडा गांव का रहने वाला बलजीत दिल्ली के जल बोर्ड में प्राइवेट नौकरी करता था। 24 अप्रैल 2016 को वो अचानक ही घर से लापता हो जाता है। घर पर नहीं आता। उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसका भाई, उसकी बहन, ये सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं बलजीत को लेकर। 32 साल की उम्र है। कभी भी इससे पहले वो घर से अचानक से गायब नहीं हुआ है। सभी लोग ऐसा कौन सी जगह थी जहां उसको तलाश नहीं करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड में फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि बलजीत आया है कि नहीं आया है, लेकिन 24 अप्रैल से वो ऑफिस ही नहीं पहुंच रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है, 3 दिन गुजर जाते हैं। इसकी बहन, पत्नी और उसका भाई सभी लोग अपने अपने तरीके से तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ हासिल नहीं होता है। और उसके दोस्तों से पूछते हैं, पुलिस में गुमशुदगी भी दर्ज की जाती है। जब ये सब कुछ हो जाता है, परिवार वाले परेशान होकर बैठ जाते हैं, लेकिन बहन थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। बहन कहती है कि एक बार भाभी से पूछते हैं। जो जहाँ बहन और भाई रहते हैं, ये घर उसके खुद के मूलतः घर से काफ़ी दूर होता है। तो बहन और भाई भाभी के पास जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तुमने बलजीत को देखा है, उससे बातचीत हुई या नहीं हुई है, उसका फ़ोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस तरह की कुछ बातें करनी थी, लेकिन दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था। दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अंदर से कोई भी हलचल नहीं हो रही है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। दरवाजे को खोलने की बार बार कोशिश की जाती है, लेकिन वो महिला थी कि घर के अंदर छुप कर बैठी थी या क्या कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब बहन और भाई आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों इतना सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास के लोग कहते हैं कि घर से कुछ तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी, शायद कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। तो इसलिए बहन और भाई को शक होता है, और वो पड़ोसियों की मदद से उस अपने बड़े भाई के दरवाजे को तोड़ डालते हैं। और जब उसके घर के अंदर झांक कर देखते हैं, वहाँ का दृश्य देखते हैं, तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो वाकई परेशान होने वाली बात थी। दरअसल घर के अंदर जब जाकर देखते हैं तो बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल के आसपास है। वो तो सही सलामत सो रहा है, लेकिन अंदर घर के अंदर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। लाश के अलग अलग टुकड़े थे, 2 टुकड़े परात में थे, 2 टुकड़े कुछ दूसरे तसले में थे, और एक बैग है जिसके अंदर से खून टपक रहा था। लगातार उसके अंदर से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। लोगों ने उस बैग को जब खोलकर देखने की कोशिश की तो उसमें भी शरीर के लगभग 3 टुकड़े पड़े हुए थे। ये सब देखने के बाद घर वालों की हालत खराब हो जाती है, आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है, और जब पुलिस मौके पर आती है तो वहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई आवाज़, चहलकदमी नहीं हो रही थी। सबके सब लोग डरे हुए थे। बस वो महिला थी उस कमरे के अंदर। यहाँ क्या हुआ था इस महिला के अलावा और कोई नहीं जानता था। पुलिस वालों ने उस शव को कब्जे में लेने की कोशिश की, तो लेकिन वहां पर बाकी शरीर के बाकी सब हिस्से तो थे, सर नहीं था। और जब सर नहीं था, इसी बात को लेकर पुलिस भी परेशान थी। उस महिला से पूछा जाता है कि सर कहां पर है, तो सर के बारे में वह बताती है कि बेड के नीचे एक गड्ढा खुदा हुआ है, और उस गड्ढे के अंदर मिट्टी है, उसमें आप देख सकते हैं सर है। पुलिस ने उस बेड को हटाया, उस मिट्टी को हटाकर देखा तो वाकई सचमुच उसके अंदर सर था। और सर को देखने के बाद पुलिस के अंदर भी सिरहंसी पैदा होने लगती है। पुलिस भी घबराने लगती है। आखिरकार इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और उस महिला को हिरासत में लेकर जांच के लिए भेजा जाता है, इसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है। जब इसे पूछताछ की जाती है तो शुरू में तो महिला इधर उधर की बातें कर रही थी, सही बातें बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पुलिसिया अंदाज में जब इस महिला से बातचीत करती है तो वो वाकई चौंकाने वाले खुलासे करती है। दरअसल इस महिला, जिसका नाम है पूजा, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, 16 मार्च 2012 को उसकी बलजीत से धूमधाम से शादी होती है। हालांकि वो पहले से ही शादीशुदा थी, उसने अपने पति को छोड़ दिया था। परिवार वालों की मर्जी से, रिश्तेदार की मर्जी से, आसपास के लोगों की मर्जी से, पूरी सबकी सहमति के बाद पूजा से बलजीत की शादी होती है। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि पूजा का अलग अलग लोगों से शादी से पहले भी मिलना जुलना था, और ये लड़का दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी करता था। और इसके घर पर जब जब बलजीत अपनी नौकरी पर होता था तब तब घर में कोई ना कोई गैर मर्द घर में आया करता था और इस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता था। इस बात की शिकायत कई बार आसपास के लोगों ने बलजीत से भी की, लेकिन बलजीत एक सभ्य और अच्छा इंसान था। उसने अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश कि जो तुम करती हो ये सही नहीं है, अच्छा नहीं है। जो भी पीछे इतिहास में हुआ है उसको भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीच बीच में पत्नी की जो आदतें थी वो उसमें सुधार नहीं हो रहा था, और इसी बीच में उसको एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। 2.5 साल के आसपास का बच्चा हो चुका था। 24 मार्च को इसने
बलजीत ने कहा कि मुझे अपने ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है और मैं घर पे नहीं आ पाऊंगा, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना और यहीं पर रहना ठीक ठाक। लेकिन बलजीत जाकर वापस लौट कर आ जाता है और घर के अंदर आकर देखता है कि उसके पास भी घर की एक चाबी होती है। और जब घर का दरवाज़ा खोलता है तो वो अपनी पत्नी यानी कि पूजा को एक आशु नाम के लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, परेशान हो जाता है। इतना होने के बाद भी उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा और मौका पाते ही आशु यहाँ से भाग जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। पत्नी को शर्मिंदा होना चाहिए था, अपनी हरकतों पर उसे गिड़गिड़ाना चाहिए था, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने बजाय माफ़ी मांगने के अपने ही पति से झगड़ा करना शुरू कर देती है। और वैसे खाने पीने का इंतजाम करती है, साथ ही उसे दही देती है खाने में। सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि पति और पत्नी ही हैं। सब कुछ होने के बाद भी, झगड़ा होने के बाद भी जो एक हो जाते हैं, ये दोनों भी एक हो गए थे और इसने वादा किया था कि मैं आज के बाद ये सब कुछ नहीं करूंगी। रात के जब 9 या 10 बज जाते हैं, खाने के साथ उसको दही भी देती है और दही के अंदर कुछ नींद की गोलियां दे देती है। उस नींद की गोलियां खाते ही वो सो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ जाती है और मौका पाते ही पूजा अपने पति बलजीत का कत्ल कर देती है, यानी कि उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। बलजीत मर जाता है। अब इस वक्त को गुजारने के लिए उसके पास कुछ था नहीं, किससे बात करे, क्या करे, कैसे करे, उसके समझ में नहीं आ रहा था। बेड पर लाश पड़ी हुई है, बीच में बेटा लेटा हुआ है, साथ में खुद बैठी हुई है, उसको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वक्त गुजारने के लिए उसने अपना टेलीविजन शुरू कर दिया। पूरी रात टीवी देखती रही और दिन निकलता है लगभग 10 बजे के आसपास, यानी कि अब 25 अप्रैल आ जाता है। और 25 अप्रैल को वो अपने बॉयफ्रेंड जो आशु होता है उसको फ़ोन करती है, जो ओमेक्स सिटी में मिलता है। उससे कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वहाँ एक कमरा बुक करा लेना। उसका जो हस्बैंड दोस्त होता है, प्रेमी होता है, वो ओमेक्स सिटी के अंदर कमरा बुक करा लेते हैं, दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। इसके बाद वो कहती है कि मैंने रात अपने पति की हत्या कर दी है, उसकी लाश घर में पड़ी हुई है, उसकी लाश को ठिकाने लगाने में कुछ मदद कर दो। जैसे ही आशु ये बात सुनता है, आशु उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मैं तुम्हारा साथ इसमें बिल्कुल भी नहीं दूंगा, जो तुमने किया है इसकी जिम्मेदारी तुम खुद लो और जो भी है इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। जब बात मदद नहीं मिलती है तो वहां से गुस्से में आती है और आशु को छोड़कर वापस आती है। घर आने के बाद फिर वो अपने पूरी रात अपने पति के साथ रहती है। अब 2 रातें हो चुकी हैं और दूसरा दिन आने वाला है, यानी कि तीसरा दिन आने वाला है। दिन निकलता है, इंतजार किया जाता है दिन निकलने का। जैसे ही 9-10 बजते हैं, वो अपने 2.5 साल के बेटे को लेकर बाजार जाती है और बाजार में जाने के बाद एक गणासा खरीदती है। और चूंकि उसने रात भर बैठकर यही प्लानिंग की थी कि इस पति को वो कहाँ लेकर जाएगी, कैसे लेकर जाएगी, इसलिए गणासा घर पर लेकर आती है और अपने मरे हुए पति की लाश के साथ उसके साथ काट पीट शुरू कर देती है। गर्दन भी अलग कर देती है, दोनों हाथ अलग कर देती है, दोनों पैर अलग कर देती है और जो धड़ है उसके भी हिस्से कर देती है। कुल मिला के एक बॉडी के 8 पार्ट किए जाते हैं। घर के अंदर एक अटैची थी, अटैची के अंदर धड़ रख दिए जाते हैं। लाश के बाकी टुकड़े, बाकी हिस्से अभी कुछ जो सामान था उसमें रखे हुए हैं, चाहे जैसे परात है, तसला है, इस तरह के। और वो मौका पाकर इस लाश को अब जमीन में दफनाना चाहती थी, दबाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने ही घर के अंदर फर्श तोड़ा। जब फर्श तोड़ रही थी तो उसकी आवाज़ें दूर दूर तक जा रही थी। आसपास के लोगों ने पूछने की कोशिश भी की कि पूजा ये क्या हुआ, कैसी आवाज़ आ रही है। तो कहती है कि कुछ नहीं, थोड़ी सी कुछ कमी हो गई है कंस्ट्रक्शन के मामले में, मैंने एक मिस्त्री को बुलवाया, वो ठीक कर रहा है। लेकिन किसी को घर के अंदर नहीं आने देती और वो उस फर्श को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं खोद पाती, छोटा सा गड्ढा खोदती है, उसमें महज सर ही छुपा पाती है। इससे पहले कि वो कुछ और कदम उठाती, कुछ और करती। उधर घर वाले ढूंढ रहे थे, घर वाले यहाँ भी संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जब मौका मिल रहा था उसको, तो वो अपनी ननद और अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति को ढूंढने का भी नाटक कर रही थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाती है। और उसके बाद कुल मिलाकर ये पकड़ी जाती है पुलिस वालों के सामने। जब राज फाश करती है तो घर वालों को, उसकी खासकर बहन को यकीन नहीं हो रहा था, भाई को यकीन नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि एक महिला इतना बड़ा काम कर ही नहीं सकती है। और उसकी कॉल डिटेल के आधार पर आशु सहित 4 और लड़कों को पकड़ा जाता है और चारों को पकड़ने के बाद, इस पूजा को भी पकड़ने के बाद, पूछताछ के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। पुलिस अपनी जांच करती है, लगातार 1 साल तक मामले की जांच चलती है। चार्जशीट लगाकर जब कोर्ट भेजी जाती है तो पुलिस वालों को ऐसे कुछ सबूत नहीं मिलते आशु और उसके दोस्तों के या अन्य जो उसके प्रेमी होते हैं उनके खिलाफ, इसलिए ये महिला अकेली पाई जाती है। जब इसको जेल भेजा जा रहा था तब इस महिला से कहा जाता है कि अकेली नहीं हो सकती। तब वो महिला गुस्से में आकर कहती है कि गणासा लाकर दे दो, मैं किसी और का मर्डर करके उसके 8 नहीं बल्कि 16 टुकड़े कर सकती हूँ, ये यकीन करो ये मर्डर मैंने नहीं किया है। जब जज साहब अपना फैसला सुना रहे थे अब नवंबर 2017 में, जज ASJ धैया, तो वो खुद हैरान थे। बार बार एक ही बात आयु से पूछ रहे थे कि क्या सचमुच अकेली इस महिला ने मर्डर किया है। तो आयु कहता है, यानी कि जांच अधिकारी कहता है, हाँ जी सचमुच इसी महिला ने मर्डर किया है। तो वो कहते हैं कि इस महिला को 30 साल तक जेल में रखा जाए और इसे सश्रम, इसको कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही उसे 55,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई जाती है। जब ये बात लोगों को पता चलती है कि अकेली ही महिला ने अपने पति का इस तरह से मर्डर किया है, कत्ल किया है, तो लोग सुनकर हैरान थे। और ये पति और पत्नी का जो रिश्ता है ये भी कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है, लोगों का यकीन उठने लगता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको